आर्टिकल 131 उच्च न्यायालय को केंद्रीय कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने के लिए विशेष अधिकार देता है। गलत है, क्योंकि आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच में या विभिन्न राज्यों के बीच में के विवादों को सीधे सुनने का मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। और 131 संविधान से पूर्व के मामले भी सुनता है। दो राज्यों के बीच में जल विवादों के मामले वो नहीं सुनता, बाकी सारे मामले ऐसे सुनता है। और इसको 43वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और केंद्रीय कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान किया था। भाग 5 में भाग 5 के अध्याय 4 यानी सर्वोच्च न्यायालय को एक आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में रखा गया है। भाग 6 में उच्च न्यायालय है, जो कि 214 से लेकर 231 तक है। अब उसमें न्यायिक स्वतंत्रता जो कि यूएसए से ली गई है। यूएसए से अपन ने मौलिक अधिकार भी लिया है, न्यायिक समीक्षा भी ली हुई है एंड महाभियोग भी लिया है, प्रस्तावना भी ली है, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया है यूएसए से। जबकि यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना ली है। और एकीकृत जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड, वो भारतीय संविधान का एक यूनिक फीचर है, वो किसी से नहीं लिया गया है, वो संविधान ने अपने इंडिया में ही है वो चीज़ें। एंड सेकंड क्वेश्चन है, पॉलिटी का सेकंड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 संसद को अंतर राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है। गलत है, क्योंकि आर्टिकल 263 राष्ट्रपति को देता है, ना कि संसद को देता है। राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति देता है। और ये सहकारी आयोग 1983 की सिफारिश पर गठन किया गया था। और इस परिषद में, अंतर्राज्यीय परिषद में, विवादों की जांच कर सकता है। एंड इसकी संरचना में अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। संघीय सदस्य 6 होते हैं, जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री परिषद से होते हैं। बाकी राज्यों से विधानसभा वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन, यानी कि एक तो अध्यक्ष होता है, 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं जो कि यूनियन संघीय सदस्य होते हैं, कैबिनेट से 6 सदस्य होते हैं। एंड सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी के सीएम, और यूटी इंडिया में अभी तीन ऐसे यूटी है जहाँ पे विधानसभा है। दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर है जहाँ पे विधानसभा है। अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो संवैधानिक निकाय है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की जांच, सामान्य हितों के विषयों पर चर्चा और समन्वय व सहयोग बढ़ाने के लिए सिफारिश करती है, जिसका उद्देश्य देश में सहकारी संघवादों को मजबूत करना है। पहला जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था वो 1990 में हुआ था। इसमें जो परिषद की जांच, विवादों की जांच करती है, वो बाध्यकारी नहीं होता, सिर्फ ये एक अपीलीय न्यायालय है जहाँ पे सिर्फ अपील कर सकते हैं। एंड इसकी मुख्य सिफारिशें थी आर्टिकल 365 जो कि राष्ट्रपति शासन है। इसका उपयोग केवल जो राष्ट्रपति शासन है जो कि आर्टिकल 356 में है, उसका उपयोग केवल अंतिम उपयोग के रूप में और संवैधानिक विफलता के चरम मामलों में किया जाना चाहिए। ऐसा लंबाई मामला राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने की सिफारिश की गई थी। इसमें राष्ट्रपति शासन का निर्णय जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन कोई निर्णय लेता है तो वो राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है, न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकती है। राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका, राज्यपाल राज्य के बाहर का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी अगर किसी स्टेट का राज्यपाल है तो वो किसी बाहर का होना चाहिए, उसी स्टेट का नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं होना चाहिए और किसी राज्य के मुख्यमंत्री से सिफारिश करके नियुक्त किया जाना चाहिए और इसका कार्यकाल 5 साल होता है। अंतर्राज्यीय परिषद जो कि आर्टिकल 263 में है, एक स्थायी परिषद की स्थापना की गई है
1990 में गठित थी, जो केवल एक सलाहकारी निकाय के बजाय संवाद के एक मंच के रूप में कार्य करती है। यानी कि अंतर राज्य परिषद जो कि 263 में है, वो एक सलाहकारी निकाय के रूप में है, एक मंच के रूप में है, और इसको 1990 में गठित किया गया था। राजकोषीय संघवाद केंद्र पर निर्भरता कम करने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय संस्थान और स्वायत्तता प्रदान करने और इससे निगम कर की शुद्ध आय को राज्यों के साथ साझा करने की सिफारिश करते हैं। पूंजी आयोग 2007 में है, और राजमन्नार आयोग जो कि 1969 1969 तमिलनाडु सरकार लेके आई थी। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड, वो ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए जी के तहत जीएसटी तंत्र को सही ढंग से लागू करता है। वो है जीएसटी परिषद में राज्यों का सामूहिक रूप से केंद्र से दोगुना मतभार होता है। यानी कि जो जीएसटी परिषद है वो आर्टिकल 279 है, यानी 279 ए में है। एंड जीएसटी परिषद 2016 में गठित हुई थी, और 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें जो संरचना है वो 33 सदस्यों की है, जिसमें अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तो इसका केंद्र का वित्त मंत्री होता है, बाकी सभी राज्यों के मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसकी जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और इसमें जो संरचना है मतभार आवंटन, यानी केंद्र का इसमें कितना परसेंट होता है, केंद्र का इसमें 1/3 यानी कि 33.33% होता है। अगर जीएसटी में कुछ भी बदलाव करना चाहती है तो केंद्र को सरकार को निर्णय लेने के लिए 75% यानी कि 3/4 भाग का बहुमत होना जरूरी है, और केंद्र का भार 33% है। एंड राज्यों का भार, जो राज्यों का पार्टिसिपेशन है वो है 66.67% यानी 2/3, या दोनों मिलके ही 75% लाके इसमें निर्णय ले सकते हैं। सिफारिश कर सकता है जो जीएसटी परिषद, लेकिन इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। आर्टिकल 246 ए, जिसमें जीएसटी के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विशेष विधायी शक्ति प्रदान है। और जीएसटी की जो स्लेब है वो है 0, 5, 18, 40 लग्जरी गुड्स में लगती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थों को सही से दर्शाता है। यानी यदि सहमति दी गई हो तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून असामान्य नहीं हो जाता। आर्टिकल 255 राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता, पूर्व अनुमति के बिना किए गए कार्यों की वैधता। सामान्य नियम है किसी विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा से स्वीकृति के अभाव मात्र से असामान्य नहीं ठहराया जा सकता। विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले, यानी सुरक्षित शर्त है, अंतरिम शर्त है, परिदृश्य फर्स्ट, जिसमें कि यदि राज्यपाल के सिफारिशों की आवश्यकता है अतः राज्यपाल द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान है, और यदि राष्ट्रपति की सिफारिश या की आवश्यकता है और अंततः राष्ट्रपति द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान है, तो कानून बरकरार रहेगा, वैध रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? कौन सा आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो पावर देता है वो है आर्टिकल 250। जो शेड्यूल 7 है उसमें पावर डिवाइड की है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, जिसमें कि संघ में केंद्र बना सकता है राज्य सूची में,
राज्य और संवर्धित सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। आर्टिकल 249, इसमें राज्यसभा के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर। और आर्टिकल 250, जिसमें आपातकाल की स्थिति में 6 महीने तक। आर्टिकल 252, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति। 53, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करवाने के संबंध में। आर्टिकल 356, जो कि नेशनल इमरजेंसी है राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें बताया कि 1773 के अधिनियम ने किसी भी प्रकार के कानूनी सुधार लाए बिना व्यक्तिगत शासन की परंपरा का अनुसरण किया, जो कि गलत है, क्योंकि 1793 का जो कि चार्टर एक्ट है, और इसको कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड के बारे में बताएं तो कॉर्नवालिस ये 1786 से लेकर 1793 यानी चार्टर एक्ट आया था तब तक रहा था, और इसे गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का प्रशासनिक सुधार के लिए ये जाना जाता है कॉर्नवालिस, और ये स्थायी बंदोबस्त लेके आया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट के बारे में यह है कि न्यायाधीशों की भूमिका को कानून के अनुसरण निर्णय देने तक सीमित करने पर जोर दिया गया, न कि शासकों के व्यक्तिगत आदेश पर। राज्य और न्याय कार्यों का पृथक्करण का जो कंपनी है उसको 20 साल का और जो टाइम पीरियड दिया गया था। एंड गवर्नर जनरल जो था मद्रास और बॉम्बे का, उसको एक तो वीटो पावर दे दी थी, एंड जो मद्रास है उसको गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे पर अधिकार दे दिया गया था। यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको मद्रास और बॉम्बे दोनों पर अधिकार दे दिया था। और इसमें जो कंपनी के अधिकारियों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इसमें धन के जो पलायन है, धन का जो भारत से निकलने की जो स्टेट है या फिर जो पलायन का संकेत है वो यहाँ से दिखने लग गया था 1793 के चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएनएस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्राथमिक साक्ष्य मानता है। फर्स्ट जो साक्ष्य मानता है कि ये प्राइमरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कोई भी अभिलेख या कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी मिलती है तो उसको प्राइमरी मानता है। कारण धारा 6 के में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वितीय अभिलेख होते हैं जब तक कि इनके साथ मुद्रित प्रमाण पत्र नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राइमरी अभिलेख होते हैं। प्राइमरी अभिलेख। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आर्टिकल 258 ए के तहत राज्यों को क्या शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 258 ए के तहत क्या शक्ति प्रदान की है? शक्ति प्रदान की है राज्य संघ की सहमति से अपने अधिकारियों को संघ के कार्य सौंप सकती है। आर्टिकल 258 और 258 ए दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क यह है कि आर्टिकल 258 जिसमें केंद्र को अपनी कार्य शक्ति राज्यों को सौंपने की शक्ति देता है, यानी केंद्र अपनी जो कार्य शक्ति है वो राज्यों को सौंप सकती है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। आर्टिकल 258 है जो कि राज्यों को अपनी शक्ति केंद्र को सौंपने का अधिकार करता है, और वह 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था। एंड 9वां क्वेश्चन है, सही कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नहीं। भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एंड ये आर्टिकल 76 के अंदर आता है। वर्तमान में आर वेंकटरमण है। एंड सॉलिसिटर जनरल जो कि जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, वर्तमान में तुषार मेहता है। एंड भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा की जाती है। ये ठीक है, ये सही है।
आर्टिकल 76(1) इसमें राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। और महाधिवक्ता जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो आर्टिकल 165 में होता है। एंड इसमें जमानत राशि भी 15,000 है, हारने पर जब्त कर ली जाती है। अगर वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़ा होता है और वो 15,000 रुपये राशि उसके लिए जमानत राशि होती है या सुरक्षा राशि होती है, अगर वो हार जाता है तो वो 15,000 रुपये जमा कर लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद की दरों पर बाध्यकारी जीएसटी परिषद जीएसटी दरों पर बाध्यकारी सिफारिश करता है? नहीं करता, क्योंकि अपन ने पूर्व पहले भी देख चुके हैं कि जीएसटी परिषद एक सलाहकारी निकाय है, वो किसी भी चीज़ पर बाध्यकारी नहीं कर सकता, वो सिर्फ सलाह दे सकता है। आर्टिकल 246(a) राज्यों को वस्तु और सेवा के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कानून बनाने की अनुमति देता है। ये ठीक है, ये सही है। भारतीय संविधान सुरक्षा बीएनएस की धारा की कौन सी धारा है जो कि तलाशी और जब्त कार्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है? 105। गिरफ्तारी की जो धारा है वो 50 है, समन और बुलावा के लिए 62 है, खोज और जब्ती के लिए 105 है, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ के लिए धारा 176 है। क्वेश्चन नंबर 12 है अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर यानी टैक्स कौन से आर्टिकल द्वारा प्रतिबंधित है जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान न करे? वो है आर्टिकल 246। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही अपने अपने सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश केवल प्रधानमंत्री ही कर सकता है? नहीं, अगर किसी भी स्टेट में शासन सही नहीं चल रहा तो उसकी सिफारिश गवर्नर भी कर सकता है, केवल प्रधानमंत्री नहीं कर सकता राष्ट्रपति से। तो इसमें आंसर होने को दोनों सही है, बट इसका आंसर राइट फर्स्ट, लेकिन एसएससी ने दोनों क्वेश्चन माने हैं। तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति से सिफारिश प्रधानमंत्री भी कर सकता है और गवर्नर भी कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो वो आर करेक्ट। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय नागरिक यानी बीएनएस किस पोर्टल के माध्यम से एफआईआर तक पहुंच सुनिश्चित करती है? वो है सीसीटीएनएस यानी अपराध और आपराधिक नेटवर्क सिस्टम 2009 से शुरू हुआ है 26/11 के हमले के बाद। राष्ट्रीय ई सर्विस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 मुख्यतः किससे संबंधित है? आर्टिकल 268 है वो मुख्यतः स्टाम्प शुल्क जो कि संघ लगाता है लेकिन उसकी वसूली राज्य करता है, ये उससे संबंधित है। संघ द्वारा लगाए जाने वाले और राज्य द्वारा संग्रहित सेवा, ये आर्टिकल 268(a) के तहत आता है जो कि 88वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि अभी अगर आपको शॉर्ट में बताया जाए तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 268 है वो 268 संघ स्टाम्प ड्यूटी लगाता है लेकिन उसको वसूल स्टेट करता है। एंड अगर कोई संघ द्वारा लगाए जाने वाले जो कोई कर है उसको संग्रहित सेवा है उसको आर्टिकल 268(a) में रखा गया है, वो कि 88वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किया गया था। कौन सा कथन भारत में विशेष रूप से राज्य श्रेणी के दर्जों में कानूनी और संस्थागत आधारों पर सटीक वर्णन करता है? इसका उल्लेख संविधान में नहीं और इससे राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान किया गया था। आर्टिकल 275 संघ द्वारा कुछ राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान है। वित्त आयोग जो कि 280 में है, एक अर्धन्यायिक निकाय है। संरचना एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। प्रत्येक का 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। अभी वर्तमान में जो
वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया है। एंड इससे पहले वाले थे एन के सिंह थे, उससे पहले वीवी रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 17, सत्य कथन पर विचार करना है। राज्यसभा की स्वीकृति से संसद अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा अगर चाहे तो उनके वहां पे अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकते हैं। और आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा है, जबकि अपनी इंडिया में 3 सर्विसेज है, जो कि आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नो कि फॉरेन सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा। ये आर्टिकल 312 के में। क्वेश्चन नंबर 18, सत्य कथन की पहचान करनी है। अनुच्छेद 262 संसद को नदी विवाद के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। बिल्कुल गलत है। संसद आर्टिकल 262 को नदी विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे दूर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकारी के अंदर नहीं आता, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता। अगर किसी भी नदी से संबंधित कोई विवाद है तो वो संसद डिसाइड करेगी उसको, ना कि कोर्ट। आर्टिकल 131 है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है। 32 और 33 और 34 इसमें सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, जिसमें संवैधानिक मामले आ जाते हैं, दीवानी मामले आ जाते हैं, आपराधिक मामले आ जाते हैं। आर्टिकल 135 जिसमें संघीय न्यायालय की शक्ति है। आर्टिकल 136 जिसमें अपील के लिए विशेष अनुमति है। आर्टिकल 137 जिसमें निर्णयों की समीक्षा है। आर्टिकल 142 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, सत्य कथन की पहचान करिए। भारतीय संघवाद केंद्र की ओर झुका हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान में संघीय शब्द स्पष्ट रूप से लिखा गया है नहीं, क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि अम्बेडकर जी कहते हैं कि संघ बनाने वाली इकाइयों के मध्य कोई समझौता नहीं है, इन्हें संघ के से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस के तहत मामूली अपराधों में डिफॉल्ट जमानत की अवधि 60 दिन है। अगर कोई जघन्य अपराध है जो कि 10 साल से अधिक की सजा सुनाई है तो उसमें 90 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन 2 अलग-अलग क्षेत्रों में परिवर्तन पेश किया। क्षेत्रीय स्तर पर कंपनी का संवैधानिक और भारत में प्रादेशिक नियंत्रण। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके अधिक शक्ति दे दी गई थी। और ये प्रथम जो गवर्नर जनरल बना था वो वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 1 न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें समानता के अधिकार आर्टिकल 14 पर एक सीमा के रूप में उचित वर्गीकरण की अवधारणा किस मामले में स्थापित की गई है? वो है पश्चिम बनाम अनवर अली सरकार। क्वेश्चन नंबर 23, संसद में वह प्रथा जिसमें
अनुदानों की मांग पर चर्चा के लिए समय सीमा बीते जाने के बाद मतदान कराया जाता है, उसे ग्लोटिन कहा जाता है। यानी कि संसद में कोई भी अनुदान चलने की या कोई सी भी से संबंधित चर्चा चल रही है, उसमें समय सीमा बीत जाने के बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए ग्लूटीन, जो चर्चा चलाई जाती है, उसको ग्लूटीन कहा जाता है। इसमें 3 प्रस्ताव पारित होते हैं। कटौती प्रस्ताव, जिसमें नीतिगत कटौती, मितव्ययित कटौती, सांकेतिक। सांकेतिक में 100 रुपये कम करने का और नीतिगत में 1 रुपये कर देना। जो बिल भी पेश हुआ है, जितने भी उसमें बजट मांगा है, उसको कम करके 1 रुपये। मितव्ययित में बचत दर्शाने के लिए निर्दिष्ट कम राशि करना। आर्टिकल 24, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा अधिनियम 1915 ने कार्यपालिका को कौन से अधिकार दिए थे? निवारक निरोध को मंजूरी दी। गदर पार्टी 1913 में गठित हुई थी। गदर पार्टी के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध, ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कामागाटू मारू कांड, जो कि 1914 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट 1919 में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 25, सही कथन का पर विचार करना है। प्रत्यायोजित कानून प्रशासनिक अधिकारों द्वारा बनाया जाता है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं, इसे दी जा सकती है। प्रत्यायोजित कानून प्रशासनिक अधिकारों द्वारा बनाया जाता है। सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में शक्ति का पृथक्करण है, लेकिन स्पष्ट शक्ति का पृथक्करण नहीं है, जैसे कि यूएसए में है। पुलिस अधिकारों को दिए गया एक बयान न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है। कारण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 इकबालिया बयान में स्वेच्छता के सिद्धांत को बरकरार रखती है। दोनों कथन सत्य है। ये हमारे पॉलिटी का PYQ है, जो कि परमार सर का है, और ये डे फर्स्ट है। इसको कंटिन्यू हम रखते रहेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, एंड जैसा भी आपको सही लगे बता देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।